हेलो बच्चों। तो पहला चैप्टर हमने गुरुत्वाकर्षण का पढ़ लिया था, जिसमें हमने केपलर का प्रथम नियम पढ़ लिया था, जिसमें उसने ग्रहों के पथ के बारे में बताया था कि ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते। आज हमें पढ़ना है केपलर का दूसरा और तीसरा नियम। तो तैयार हो आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से। और पढ़ते वक्त विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि भैया आपको अपनी बुक और कॉपी दोनों साथ में रखनी है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, इसमें ज़्यादा वक्त जाया नहीं करके। जो आपका दूसरा नियम है और केपलर का द्वितीय नियम जो है वो हमने पहले ही देख लिया था कि किस पर आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? केपलर का द्वितीय नियम आधारित है क्षेत्रफल पर। किस पर आधारित है? क्षेत्रफल पर। तो किस तरीके से ये क्षेत्रफल पर आधारित है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि केपलर का जो द्वितीय नियम है वो किस तरीके से क्षेत्रफल पर आधारित है। तो केपलर ने कहा कि भाई जब कोई भी ग्रह किसी तारे के चारों ओर, जैसे हमारे कोई भी ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर अगर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, तो नियत समय में सूर्य और उस ग्रह को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उस रेखाखंड के द्वारा नियत समय में जितनी दूरी तय की जाएगी, उस दूरी द्वारा या जितना क्षेत्र तय किया जाएगा, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमेशा ही नियत रहेगा। हमेशा ही कैसा रहेगा? नियत। देखो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी बात पता चलने वाली है, तो ध्यान लगा के देखते रहिए इसे। ये कहा जो नियम है दूसरा वो किससे रिलेटेड है? नियम तो हमारा रिलेटेड है किससे? क्षेत्रफल से। तो इसको नियम को हम नाम ही दे दिया था क्षेत्रफल का नियम। किसका नियम आ गया? क्षेत्रफल का नियम। और नियम का जो कथन है उस कथन को देखिए। कथन है कि किसी किसी ग्रह एवं सूर्य को मिलाने वाली रेखा द्वारा मिलाने वाली रेखा द्वारा नियत समय में नियत समय में ते क्षेत्र ते क्षेत्र का क्षेत्रफल ते क्षेत्र का क्षेत्रफल सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है। ते क्षेत्र का क्षेत्रफल सदैव कैसा रहता है? नियत रहता है। ये बात हमने किसने बताई थी? केपलर ने बताई थी अपने द्वितीय नियम में। उसने कहा कि किसी भी ग्रह एवं सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा के द्वारा नियत समय में जो तय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल सदैव ही कैसा रहेगा? नियत रहेगा। देखो किस प्रकार से ये बात, इसको समझते हैं हम, किस प्रकार से उन्होंने ये बात प्रूव की और कैसे इस बात को समझाया था। तो ये हमारा दीर्घ वृत्ताकार पथ, जिस पर हम ये मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी ही है जो इस सूर्य के चारों ओर चक्रण कर रही है। पृथ्वी ही है जो यहाँ पर इस नाभि पर सूर्य उपस्थित है और उस सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है? चक्रण कर रही है। ये पहली नाभि हो गई और ये हो गई हमारी पृथ्वी जो यहाँ से इसके चारों ओर चक्रण कर रही है। चलिए इसको नाम दे देते हैं। यहाँ तो उपस्थित है हमारा सूर्य, सन, ठीक है। ये हमारा सूर्य उपस्थित है और यहाँ उपस्थित है हमारी पृथ्वी। और ये पृथ्वी इस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्रण कर रही है। ये हमारा मान लेते हैं भाई मूल बिंदु है। बाकी इसकी जो दूरियां होती है, अपसौर बिंदु, उपसौर बिंदु, उनके बारे में हमने पहले नियम में पढ़ लिया था। ये जो सूर्य के नज़दीकतम बिंदु है जिसको हमने P से लिखा था, और इसे हमने क्या कहा था? उपसौर बिंदु। कौन सा बिंदु होता है?
उपसौर बिंदु, पेरीहीलियन पॉइंट। और जो दूरस्थ बिंदु होता है इस दीर्घवृत्त में, उसको हमने लिखा था अपसौर बिंदु, एपीहीलियन बिंदु, अपसौर बिंदु। ठीक है, ये पहली नाभि थी। दीर्घवृत्त की जो दो नाभियां हैं, उन दोनों नाभियों में से किसी भी एक नाभि पर सूर्य उपस्थित रह सकता है। ये दूसरी नाभि थी जिसको नाम दे दिया F2। F1 और F2 है इस दीर्घवृत्ताकार आकृति की दो नाभियां, और उन दोनों नाभियों में से किसी एक नाभि पर सूर्य उपस्थित रहेगा। और हमने मान लिया कि भाई F1 जो नाभि है उस नाभि पर सूर्य उपस्थित है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि ये जो सूर्य हैं ये तो अपनी जगह स्थिर हैं, और जो पृथ्वी है वो कुछ क्षण पहले इस जगह थी चक्रण करती हुई, और कुछ समय पश्चात, मान लेते हैं कोई भी टी समय के पश्चात, वो गति करती हुई इस जगह पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा इतना क्षेत्रफल घेरा गया। ये जो छायांकित कर रहा हूं मैं, इस छायांकित क्षेत्रफल को उस पृथ्वी के द्वारा, जो कि इधर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रही है, जो t बराबर 0 पर यहाँ थी, और यहाँ डेल्टा t समय में वो इस बिंदु पर पहुंच जाती है। बिंदुओं का नाम हमने दे दिया, मान लो ये बिंदु 1 है, ये इसको नाम ही दे देते हैं। ये बिंदु मान लिया हमारा x1 बिंदु है, और इस जगह पहुंच जाती है, इस बिंदु का नाम मान लेते हैं x2 बिंदु है। तो ये हमने एक स्थिति दिखाई है। इस स्थिति में हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। सूर्य के नजदीकतम बिंदु उपसौर बिंदु जिसको पेरीहीलियन कहा जाता है, सूर्य से दूरस्थ स्थित बिंदु अपसौर बिंदु जिसको एपीहीलियन कहा जाता है। पृथ्वी किसी समय, कोई एक क्षण जिस पर वो यहाँ थी t बराबर 0 टाइम पर, और डेल्टा t समय यानी समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के साथ पृथ्वी की स्थिति भी यहाँ से इस जगह आ गई, और ओमेगा कोणीय वेग से पृथ्वी हम मान लेते हैं कि क्या कर रही है, चक्रण कर रही है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। अब हम देखते हैं कि ये चक्रण करती हुई कुछ समय पश्चात इस जगह पहुंच जाती है, इस जगह पहुंच जाती है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो यहाँ पर आ गई, और ये मान लेते हैं कि भाई t बराबर 0 पर यहाँ थी, और t बराबर ठीक उतना ही समय जितना यहाँ पर चेंज हो रहा है उतना ही समय में बदलाव हो रहा है, यानी डेल्टा t समय में पृथ्वी वहाँ से स्थिति बदलकर इस जगह पहुँच जाती है। ये स्थिति बदलकर यहाँ से इस जगह पहुँच जाती है। तो उसी डेल्टा t समय में इस पृथ्वी के द्वारा इतना क्षेत्रफल घेरा गया है। अब इस नियम के अनुसार ये जो दोनों क्षेत्रफल है, क्योंकि समय नियत है, देखिए यहाँ भी समय में परिवर्तन कितना हुआ है, डेल्टा टी का, यहाँ भी समय में परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा टी का, और समय में परिवर्तन यहाँ भी कितना हो रहा है, डेल्टा टी का। तो इस नियम के अनुसार इन दोनों जगह का क्षेत्रफल जो है वो कैसा होना चाहिए, नियत रहना चाहिए, क्योंकि नियत समय में क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वो भी कैसा रहता है, नियत रहता है, केपलर के दूसरे नियम के अनुसार। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो दोनों जगह हैं, यानी पहला तो कौन सा, इसको नाम दे देते हैं हम, इसका नया नाम देते हैं x3, और इसका नाम दे दिया मान लो x4। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुजाकार आकृति बन रही है हमारे पास F1 x1 x2, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार आकृति जो बन रही है F1 x1 x2, और दूसरी जो त्रिभुजाकार आकृति बन रही है वो होगी आपकी F1 x3 x4। एक तो F1 x1 x2 और एक F1 x3 x4, इसका क्षेत्रफल, ये दोनों जो क्षेत्रफल है वो कैसे होने चाहिए, इस नियम के अनुसार दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, यही हमारा ये नियम है। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ समझ में आई होगी। द्वितीय नियम में उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक नियत समय में तेज क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा ही कैसा रहेगा, नियत रहेगा। ये बात किसने समझाई थी, कोपरनिकस ने, सॉरी केपलर ने समझाई थी अपने द्वितीय नियम के अनुसार। जो ग्रहों का दूसरा नियम दिया था उस दूसरे नियम में ये बात उन्होंने समझाई थी। अब मैं आपको इसी के बारे में आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा। जो चीज़ें हमने देखी उनको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसी ही होती है क्या। प्रूव करने के बाद और भी आसानी से ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए इस चीज़ से ये एक रिजल्ट निकलता है कि भाई क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है, नियत समय के लिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो है वो हमेशा ही कैसी रहती है,
नियत रहती है। परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर जो है वो हमेशा ही कैसी रहेगी, परिवर्तन की दर हमेशा ही नियत रहेगी। तो डेल्टा ए क्षेत्रफल में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में परिवर्तन, ये हमेशा ही कैसी रहेगी, नियत रहेगी। ये चीज़ हमें इस दूसरे नियम में अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसके साथ हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ समझ में आ रही है कि देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से दूरस्थ बिंदु के आसपास थी, या पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो ज़्यादा थी, उस समय पृथ्वी का वेग कम था, उस समय पृथ्वी का वेग कम था। लेकिन जैसे ही पृथ्वी देखिए सूर्य के नज़दीक आई तो उसका वेग बढ़ गया। मतलब पृथ्वी दूर थी तो दूरी ज़्यादा थी, लेकिन वेग क्या था, कम था, क्योंकि उसने इतनी सी दूरी तय की। अब देखिए उसी समय में, समय तो सेम ही है, समय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसी समय में पृथ्वी x3 से x4 बिंदु पर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो तय दूरी है वो ज़्यादा है। इसका मतलब सूर्य से पृथ्वी जब दूरस्थ बिंदु पर होगी तो पृथ्वी का वेग कम होगा, और सूर्य से जब पृथ्वी नज़दीकतम बिंदु पर होगी तो पृथ्वी का वेग ज़्यादा होगा। इसका मतलब पृथ्वी जो दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूर्णन कर रही है तो वहाँ पर पृथ्वी का वेग भी नियत नहीं है, पृथ्वी का वेग भी बदल रहा है। पृथ्वी सूर्य के नज़दीकतम बिंदु पर होगी तो वेग ज़्यादा होगा, और पृथ्वी सूर्य से दूरस्थ बिंदु पर होगी तो वेग कम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का वेग है, या पृथ्वी की जगह मैं इसको ले लूँ ग्रह का वेग, ग्रह का जो वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा उसकी सूर्य से दूरी के, उसकी सूर्य से दूरी के। क्योंकि पृथ्वी का जो नियम पढ़ रहे हैं वो ही हमारे बाकी ग्रहों पर लागू हो रहा है कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो ग्रह का जो वेग है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा उसकी सूर्य से दूरी के। तो जैसे जैसे पृथ्वी का सूर्य से दूरी बढ़ेगी, वेग क्या हो जाएगा, वेग भी घटता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे वेग भी बढ़ता जाएगा। तो उसी नियत समय में जो दूरी तय की गई है और उसी नियत समय में जो सूर्य के नज़दीकतम बिंदु पर दूरी तय गई है, उन दोनों में परिवर्तन है। इसका मतलब परिवर्तन किस में हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस में होगा, वेग में। क्योंकि हमें ये तो पता है कि इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल क्योंकि नियत समय में तय की गई है, तो क्षेत्रफल तो हमेशा ही कैसा होगा, समान ही होगा। ये तो केपलर का दूसरा नियम ही है। नियत समय में तय की गई जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल तो हमेशा ही कैसा रहेगा, नियत रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से यहाँ तक। चलिए इसको थोड़ा सा हम और डिस्क्राइब करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या किस तरीके से ये एक जो क्षेत्रफल है वो नियत रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, कौन सा त्रिभुज, ये डायग्राम मैं दूसरा नहीं बना रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलो इसको मैं वापस ले आऊँगा, तो एक बार इसकी मैं क्लोन कर लेता हूँ। इसको तो मैं आपका यहीं रख देता हूँ और इसको ले लेता हूँ आगे। गड़बड़ हो गया। अब ठीक है, चलो वापस कर लेता हूँ। ठीक है, ये बिंदु हमारे बने बनाए मिल गए, हमें वापस अलग से बनाने नहीं पड़ेंगे। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको लेके चलता हूँ इतने से कोई। ठीक है, बाकी तो हमें नॉलेज चाहिए ही। तो ये जो बिंदु था वो उपसौर बिंदु था, और ये जो बिंदु था वो कौन सा था, अपसौर बिंदु था। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रखी है। अब देखिए मैं एक त्रिभुज लेता हूँ यहाँ पर,
जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा दे रखा है, त्रिभुज इसको मान लेते हैं भाई त्रिभुज F1 X1 X2 से अगर इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालूंगा मैं तब क्या होगा, क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार। आधार में ये दूरी मान लेता हूँ भाई, ये जो दूरी है इसकी, ये दूरी r के बराबर है। मान ली कि ये दूरी जो है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो 1/2 गुणा आधार r और ऊंचाई, ऊंचाई ये होगी। अब देखिए इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि भाई जो दूरी है वो दूरी होती है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय यही होती है। तो चाल हमें यहाँ पर पता है ओमेगा टी, और समय भी हमें पता है कितना है, डेल्टा टी। सॉरी ओमेगा है चाल तो, और जो समय है वो कितना है, डेल्टा टी। तो ये हो जाएगी ओमेगा डेल्टा टी, यही होगी। ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसको मैं ऊपर नीचे अगर m से गुणा करूँ, किससे गुणा करूँ, m से, तो ये मुझे ऊपर तो मिलेगी क्या, m ओमेगा r डेल्टा टी अपोन में 2m, यही बचेगा। और एक चीज हमने पढ़ी है कि भाई जो क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन की दर जो है वो कैसी रहती है, नियत। तो क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन की दर नियत है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और ये परिवर्तन की दर जो है वो कैसी है, नियत, जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपोन में डेल्टा टी। तो डेल्टा ए तो उसका क्षेत्रफल हो गया टोटल, डेल्टा ए तो क्या हो गया, क्षेत्रफल, और डेल्टा टी परिवर्तन की दर। तो डेल्टा ए हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, वो आया था हमारे पास एम ओमेगा आर डेल्टा टी अपोन में 2m, और इसमें भाग देना है डेल्टा टी का, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास देखिए m और 2m, तो m जो है वो तो फिक्स रहेगा। कोई भी जो ग्रह है उस ग्रह के चारों ओर अगर, सॉरी कोई भी तारा है उस तारे के चारों ओर अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसका द्रव्यमान तो फिक्स है, वो तो बदलने वाला नहीं है। रहा क्या हमारे पास बचा ओमेगा और आर, कोणीय वेग और उसकी उससे बीच की जो दूरी, वो भी हमेशा है, क्योंकि ये अगर नियत है तो ये सारे के सारे आंकड़े जो है वो क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो ये दोनों भी क्या रहते हैं, हमेशा नियत रहते हैं। ये दोनों नियत क्यों रहेंगे, ये दोनों इसलिए नियत रहेंगे क्योंकि देखो अगर वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा कब, जब हमारी जो पृथ्वी है या जो ग्रह है वो सूर्य के नजदीक तक बिंदु पर होगा, यानी जो आर है वो कम हो जाएगी। और वेग कम होगा कब, जब आर बढ़ जाएगा, यानी जब वेग बढ़ेगा, कोणीय वेग बढ़ेगा तो आर तो कम हो जाएगी, और जब कोणीय वेग घटेगा तो आर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जब सूर्य से ग्रह की दूरी ज्यादा होगी तो वेग कम होगा, और जब वेग ज्यादा होगा इसका मतलब दूरी कम है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, व्युत्क्रम अनुपाती, यानी ये दोनों भी नियत है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है, ओमेगा और आर। यही चीज हमने यहाँ पर लिखी थी कि भाई जो ग्रह का वेग है, कोणीय वेग जो होता है ग्रह का, वो सूर्य से दूरी का कैसा होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए बहुत अच्छे से। ये था केपलर का दूसरा नियम, बहुत अच्छा सा नियम था, सबको समझ में आ जानी चाहिए। इस नियम पर मैं एक आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ तो ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखते हैं एक ग्रह है, एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, जिसकी सूर्य से न्यूनतम और अधिकतम, जिसकी सूर्य से न्यूनतम एवं अधिकतम दूरियों का अनुपात, मान लिया 1:3
3 है। दूरियों का अनुपात कितना है? 1:3 है। तो पहला सवाल तो ये आता है। इसी के अंदर देखो 2-3 सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल तो ये पूछेगा कि गृह का न्यूनतम तथा अधिकतम वेग का अनुपात क्या होगा? न्यूनतम तथा अधिकतम वेग का अनुपात क्या होगा? सबसे पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, ग्रह जिस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है उसका उत्केंद्रिता कितनी होगी? उसकी उत्केंद्रिता क्या होगी? ये भी पूछा जा सकता है। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दीर्घवृत्त की अर्ध दीर्घ अक्ष एवं अर्ध लघु अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष एवं अर्ध लघु अक्ष का अनुपात क्या होगा? तो ये 3 सवाल आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं, और इनके जवाब भी आपको समझ में आ जाने चाहिए। देखो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई पहला जो इसका क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर कर रहा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, और जो इसकी न्यूनतम और अधिकतम दूरियां हैं उनका अनुपात दे रखा है आपको। यानी क्या दे रखा है? आर मिनिमम और आर मैक्सिमम, ये जो है वो आपको दे रखा है दोनों, कि ये 1:3 है। देखो इसके लिए हम एक सीधा सा समीकरण निकाल लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखना कि देखो हमने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी, जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस बिंदु में आ जाओ वापस। जैसे पृथ्वी जो है वो इस बिंदु पर है, कौन से बिंदु पर? उपसौर बिंदु पर है। पृथ्वी अगर उपसौर बिंदु पर है, तो पृथ्वी अगर उपसौर बिंदु पर होगी तो देखो ये तो बिंदु हो जाएगा आपका आर मिनिमम, यानी उपसौर बिंदु पर होगी तो जो दूरी है वो कैसी होगी? न्यूनतम होगी। अगर पृथ्वी सूर्य से उपसौर बिंदु पर है, पेरीहीलियन पर है, तो इसका मतलब जो दूरी है सूर्य से वो पृथ्वी की कैसी होगी? न्यूनतम होगी, यानी आर मिनिमम होगी। और अगर वही उसी समय उसका जो वेग है वो वेग अधिकतम होगा, यानी v जो होगा वो कितना होगा? वो अधिकतम होगा। वेग कितना होगा? अधिकतम होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ v जो है वो मैक्सिमम होगा। वेग जो है वो कैसा होगा? अधिकतम होगा। वेग अधिकतम होगा कब? जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगा। और जब पृथ्वी दूरस्थ बिंदु पर यानी अपसौर बिंदु पर होगी तो यहाँ पर जो आर है वो हो जाएगी आपकी क्या? मैक्सिमम। और इस जगह वेग जो है वो क्या होगा? मिनिमम। और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इनका जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग जो है वो हमेशा ही कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। कोई भी ग्रह जो है वो अगर किसी तारे के चारों ओर घूर्णन गति कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका कोणीय संवेग है वो कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि आर मिनिमम अपॉन में आर
मैक्सिमम, इसको मैंने इधर ले लिया और इसको इधर भेज देता हूँ, वो हमेशा ही बराबर होगा किसके, v मिनिमम अपॉन में v मैक्सिमम। और यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं जो चीज़ें हमने पहले नियम में पढ़ी थी, वापस रूबरू करवा देता हूँ आपको। आर मैक्सिमम 1 प्लस ई और आर मिनिमम 1 माइनस ई। तो इन्हीं चीज़ों को हम वापस यहाँ पर काम में ले सकते हैं, यानी आर मिनिमम तो ये तो हो जाएगी 1 माइनस ई के बराबर, और वी मैक्सिमम ये हो जाएगी 1 प्लस ई के बराबर। ये जो समीकरण है ये ध्यान में रखना, आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली समीकरण है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने, वहीं पर ले आते हैं इस समीकरण को। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ को देखा है कि भाई जो आर मिनिमम है, आर मिनिमम अपोन में आर मैक्सिमम, यानी इन दोनों दूरियों का जो अनुपात है वो बराबर होगा वी मिनिमम और वी मैक्सिमम के। इन दूरियों का अनुपात जो है वो वेग के अनुपात के भी बराबर होगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 माइनस ई अपोन में 1 प्लस ई के। और ये हमें दे रखा है कितना है, 1:3 है, 1:3 है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल गया। पहले क्वेश्चन का जवाब क्या रहा, पहले क्वेश्चन का जवाब होगा 1:3 ही होगा, क्योंकि आर मिनिमम अपोन में आर मैक्सिमम बराबर ही होगा वी मिनिमम अपोन में वी मैक्सिमम के बराबर ही होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जवाब तो आपको मिल गया कि सर कितना होगा, 1:3 ही होगा। दूसरा है उस ग्रह की हमें क्या ज्ञात करना है, उत्केंद्रिता ज्ञात करना है, तो वो हम यहाँ से ज्ञात कर ही लेंगे, क्योंकि देखिए 1 माइनस ई अपोन में 1 प्लस ई जो है वो किसके बराबर है बच्चों, वो है 1/3 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 माइनस 3 ई बराबर में 1 प्लस ई। इसको इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 4e, और इसको इधर भेज दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कितना 2। तो e जो है वो आपका आ जाएगा कुल मिला के 1/2। ये हमारे पास आ गई इसकी उत्केंद्रिता। क्या आ गई, उत्केंद्रिता, वो कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। उत्केंद्रिता कितनी हो जाएगी 1/2। और उसी तरीके से हम तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई जो e है वो बराबर होता है रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर की। ई जो है वो बराबर होता है, उत्केंद्रिता है जो वो बराबर होती है 1 माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखिए 1/2 बराबर में रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर रूट हटाता हूँ तो रूट हटाने के बाद मेरे पास क्या बच जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा क्या यहाँ पर वर्ग, वर्ग करेंगे तो एक का तो एक ही हो जाएगा और दो का कितना हो जाएगा 4। इसको उधर भेजूंगा तो आ जाएगा बच्चों देखो बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर 1 माइनस 1/4। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4, और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूँ तो b अपोन में a जो है वो आ जाएगा रूट 3/4 का रूट कितना हो जाएगा 2। अब हमें क्या पूछा है, अर्ध दीर्घ अक्ष पहले पूछा है और अर्ध लघु अक्ष बाद में पूछा है। तो अर्ध दीर्घ अक्ष तो क्या होता है a, और बाद में जो पूछा है अर्ध लघु अक्ष वो क्या है b। तो a अपोन में b चाहिए तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 अपोन में रूट 3, यानी अनुपात क्या आ गया 2:3 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये था केपलर का दूसरा नियम, और क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये जितने भी टॉपिक हैं वो उनसे आराम से समझ में आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। थ्योरी जो है वो आसानी से समझते जाओ, पढ़ते जाओ, बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर होती रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये था केपलर का दूसरा नियम। क्या था कि नियत समय में सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा द्वारा तय क्षेत्र का क्षेत्रफल भी कैसा रहता है, नियत ही रहता है। और जो वेग और दूरी है, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्रण कर रहा है, उसकी जो वेग और दूरी है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। यानी दूरी बढ़ेगी तो वेग घटेगा, और वेग बढ़ेगा मतलब दूरी घट जाएगी। यानी कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक होगा तो वो तेज गति से घूर्णन करेगा, और जब सूर्य से दूरस्थ बिंदु पर होगा तो वो धीमी गति से घूर्णन करेगा। तो ये था हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, आज आधे घंटे की क्लास हो गई है, काफ़ी है।